Hello, my dear students. I welcome you on WS Academy. This is my first lecture for cooperative societies. कल सर ने स्टार्ट किया था इसको cooperative societies related जो उन्होंने एक लेक्चर दिया था. Today I am going to teach you about Cooperative Societies Act of 1989. ये एक्ट बिल्कुल सिलेबस में दिया गया है, पहले ही दिया गया है, लेकिन जैसे आप सब ने देखा होगा इट्स रिटन इन वन लाइन, बट अंदर से जो ये एक्ट है ये इन डिटेल हमें पढ़ना है. इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, मोर देन 100 सेक्शंस. वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन. इस लेक्चर में आपको मैं थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इसका जो नाम है इस एक्ट का, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989. ठीक है, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो ये सिलेबस है ये सबके लिए नया ही है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड. तो और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोप अप नहीं कर पाते हैं इसके रिलेटेड. तो उन सब के लिए मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दूंगी, बिल्कुल सिंपल 2 एग्जाम्पल्स में दूंगी. उन 2 एग्जाम्पल्स में आपको समझ आएगा बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है. वो बिल्कुल दोनों डे टू डे एग्जाम्पल्स हैं. आई होप कि आप सब ने उन एग्जाम्पल्स के साथ डील किया होगा. सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, हमें देखना है बेसिकली ये कोऑपरेटिव है क्या, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है शायद हाफ ऑफ द जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अभी तक उन्होंने इसके रिलेटेड सुना नहीं होगा, या अभी तक उन्होंने इसके रिलेटेड कोई सोसाइटी का नाम नहीं सुना होगा. ठीक, तो आज हम देखेंगे बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है, क्योंकि ये आज ही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट पहले से था, बिल्कुल खुद लोगों ने ही स्टार्ट किया था. नंबर 1 एग्जाम्पल इज़, क्या आपने कभी देखा है कि जब आपको कोई चीज़ लेनी होती है कहीं दूर से, आपको कोई एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, यू हैव टू ब्रिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको लेनी होती है तो आपको ये किसी सोर्स से लेनी होती है. ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपको गैस सिलेंडर लाना होता है. गैस सिलेंडर जो होता है वो लाइट नहीं होता है, वो बारी होता है. जब वो फिल करके होता है वो बारी होता है, राइट? सबको पता होगा, ये एग्जांपल सबको पता होगा, क्योंकि गैस सिलेंडर ऑलमोस्ट हर एक घर में होता है. तो आपको क्या करना पड़ता है, ये आपको कहीं दूर से, थोड़ा दूर से ही लाना पड़ता है. अब देखिए, अगर आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको भी लाना होगा और वो भी उसी दुकानदार से लाते हैं, दैट मीन्स काम तो सेम है. उनको भी गैस सिलेंडर लाना है, उनको भी उसी डीलर से लाना होता है. तो आपने कभी देखा है क्या, वो बोलते हैं चलो हम एक साथ लाएंगे. क्यों लाते हैं एक साथ? क्योंकि जो करियर होता है, ऑटो में लाते हैं, किसी और चीज़ में लाते हैं, एक ही बार जाना पड़ता है. हैव सीन दिस? अगर आपने इस चीज़ के साथ डील किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं देखूंगी कितना आप डे टू डे लाइफ के साथ इन्वॉल्व है. तो वो क्या करते हैं, तब क्या किया जाता है, 2 घर, इवन कभी 3 घर भी क्या करते हैं, हाँ हमें भी लाना है, या उनको 2 दिन बाद लाना होगा, बोलते हैं नहीं हम भी आज ही लाएंगे. क्यों? क्योंकि एक ही कैरेज चली जाएगी. क्योंकि ये इकोनॉमिकली, ये इकोनॉमिकली क्या होता है, बेनिफिशियल होता है. कैसे? अब देखिए, अगर आपको दूर से लाना होगा, थोड़ा दूर से ही लाना होगा डीलर से गैस सिलेंडर, तो अगर 5 घर को लाना होगा उनको अलग अलग से 5 कैरेज चार्जेस देने पड़ेंगे. लेकिन अगर जब आप एक ही बार जाते हैं तो आपकी जो कैरेज चार्ज है बहुत कम पड़ जाती है. दूसरी बात, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके. दूसरी बात ये है कि कोई किसी 3 घर वाले हैं, एक घर में कोई है नहीं, वो उनको फ़ोन पे बोलता है प्लीज़ हमारा भी ले लो और मैं पैसे दूंगा बाद में, तो ये ले आओ. तो दैट मीन्स कि उसको फ़ायदा हुआ, वो खुद कहीं और पे था लेकिन उसने करवाया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो घर पे होगा वो नेबर का कर लेगा. तो अब आपको आया समझ, इसी को बोलते हैं कॉपरेशन में काम करना. तो अब ये इनफॉर्मल है, ये खुद ही ऐसे करते हैं लोग. लेकिन जो जिसके बारे में हमें पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो रजिस्टर्ड होती हैं. ठीक है, ये तो छोटे मोटे कामों के लिए हम खुद करते हैं, कभी कर लेंगे भी, कभी नहीं कर लेंगे. लेकिन जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिन सोसाइटीज़ के बारे में,
वो रजिस्टर्ड होते हैं और वो एक एक्ट के तहत काम करते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल जैसे आपने देखी कि कैसे लोग खुद कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पे कॉमन पर्पस था क्या? कॉमन पर्पस था, बिल्कुल था, और कॉमन वे भी था, रास्ता भी एक ही था। तो कॉमन गोल के लिए वो काम करते हैं, एक साथ हाथ मिला के काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, टुगेदर एक साथ काम करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, उसी को कोऑपरेटिव बोलते हैं। और सोसाइटी कब बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ पीपल एक रजिस्टर होके एक साथ काम करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड काम करेंगे, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। दूसरी एग्जाम्पल भी ऐसे ही, अगर आपको कहीं जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, बीट किसी फंक्शन पे जाना हो या किसी और काम से जाना होगा, और आपके किसी रिलेटिव को भी जाना होगा वहीं पे, एंड यू आर रिजाइडिंग इन द सेम एरिया, ऑब्वियसली आप उसको फ़ोन करते हो, आपको भी आना है या वो आपको फ़ोन करेगा, क्या आपको जाना है, चलो एक साथ जाएंगे। ठीक है, या कभी क्या होता है कि आपका स्कूल एक लोकेलिटी में होते हैं बच्चे, या ऑफिस आपको जाना होता है, लोकेलिटी से 3-4 लोग हैं, तो यूजुअली वो प्रेफर करते हैं, वो 4 गाड़ियों में अलग अलग नहीं जाते हैं, वो एक ही गाड़ी में जाते हैं। अगर उनको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा, वो एक ही गाड़ी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है, उनको जो फेयर है, किराया कम देना पड़ता है, क्योंकि एक ही गाड़ी का फ्यूल जल रहा है। ठीक है, जो फ्यूल है वो एक ही गाड़ी का लग रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है, एक कंपनी मिलती है एक दूसरे को, अकेले नहीं सफ़र करना पड़ता है। तीसरा बेनिफिट ये है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्या अगर रास्ते में कभी हर्डल होगा, कुछ भी चीज़ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, अकेला ज़्यादा डर जाएगा इंसान, और कभी कुछ गलत भी हो सकता है। तो अगर 3-4 लोग हैं, वो उस हर्डल को रिमूव कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ हैं तो एक स्ट्रेंथ दिखती है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एक साथ काम करने के, तो हमेशा करना भी चाहिए। जब हम एक साथ काम करते हैं बहुत सारे लोग, वो काम जल्दी होता है, और उसमें 3-4 लोगों की ओपिनियंस भी जब आती है तो मशवरा भी मिलता है और काम अच्छे से होता है। ठीक है, मुझे लगता है अगर आप इस चीज़ को समझोगे, आप पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको समझ आएगा। इसी रूल पे, इसी प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी काम करती हैं। तो चलिए आप देखते हैं, अब आप स्लाइड्स पढ़ लीजिए, इसमें डेफिनेशन लिख के है, फीचर्स लिख के है, जो आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको पता होना चाहिए, नॉट ऐसे कि डेफिनेशन में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो MCQ वाला एग्ज़ाम देना है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। जो मैंने अभी बोला, कोई कंपेल नहीं करेगा आपको, नहीं आप हमारे साथ ही आ जाओ, नहीं हम इकट्ठे काम करेंगे, नहीं, जिसको मर्जी होगा वहीं से फ़ोन करेगा, या आप वहीं से आओगे, चलो हम इकट्ठे ये कर लेते हैं, चलो हम इकट्ठे, कोई फोर्सफुल या कंपल्जन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स एक एसोसिएशन बनती है। एसोसिएशन कब बनती है? जब देखो, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे कोई काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, उसी को हम एसोसिएशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इंसान जब होगा वो इंडिविजुअल होगा, और जब भी एक से ज़्यादा लोग ग्रुप में आएंगे, 2, 3, 4, 5, 10 आएंगे, और जो एक्ट्स होते हैं उनने लिमिट भी रखा होता है कि कितने होने चाहिए, कितने, वो तो दैट इज़ अ सेकेंडरी केस। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको याद है कि पैडी फील्ड्स में पहले लोग इकट्ठे काम करते थे, चूँकि अगर वो अपने फील्ड में काम करते, दिन तो बराबर उतने ही लगते हैं उनको, लेकिन वो क्या करते थे, पहले एक का पैडी फील्ड ठीक करते थे, फिर दूसरे के पैडी फील्ड में काम करते थे, फिर तीसरे के, ऐसे ही वो सेम काम करते थे हर एक के पैडी फील्ड में, लेकिन इकट्ठे, क्योंकि उससे क्या एक स्ट्रेंथ मिलती है, बेनिफिट होता है। जब बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो फिर उससे काम भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो सेम इज़ द केस हियर। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बिल्कुल वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, और ये लोग यूजुअली क्यों आते हैं? सो दैट कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया। तो एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सेल्फ हेल्प, खुद को खुद ही हेल्प करते हैं, और म्यूचुअल हेल्प, ये एक दूसरे को, मैं आपको यहाँ से 1 दिन का काम दूंगा, वहाँ से आप मुझे 1 दिन का काम, वैसे ही एसोसिएशंस होती है। सेम इज़ अ केस हियर, वो अगर आपको भी लाना है, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप मुझे हेल्प करोगे।
ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये स्लाइड पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आपको पता है जो ये एसोसिएशंस होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये एक ही तरह के नहीं होते। बस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी, बस वो कोई भी काम कर लेंगे, नहीं। और आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी हर दूसरे स्टेट में भी वही होगी, नहीं। ये डिपेंड करता है कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ लोग बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ पाई जाएंगी। अगर आप देखोगे कोई ऐसा एरिया है जो स्लम जैसे रहते हैं, या कोई थोड़ा सेमी अर्बन है, वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी देखोगे, क्योंकि उनके पास अभी मकान नहीं होते हैं, बस वो उन्हीं के पीछे उनका दिमाग में वही होता है फर्स्ट प्रायोरिटी। इट डिपेंड्स अपॉन कि लोगों की प्रायोरिटी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन कि लोगों की कौन सी नीड अभी फुलफिल नहीं हुई है, और इट डिपेंड्स अपॉन कि लोगों का जो इकोनॉमिक बर्डन है वो किस हिसाब का है। उस बर्डन को दूर करने के लिए वो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है बस आप एक सोसाइटी के साथ जुड़ गए तो दूसरी सोसाइटी, जो दूसरी काइंड ऑफ सोसाइटी है, उसके साथ नहीं जुड़ सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही बनती है इसीलिए कि जो लोग हैं उनको आराम मिले। क्योंकि गवर्नमेंट तो स्कीम्स लाता है, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर लगता है कि ज़्यादा इजी लगेगा गवर्नमेंट को एक ग्रुप ऑफ पीपल से डील करना एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअली। क्योंकि जो ये सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और गवर्नमेंट फिर इजीली उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करते हैं। वंस दे टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो गवर्नमेंट की बात आगे पहुंचाते हैं। और अब ध्यान रखिए, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं हमेशा, यूजुअली वो हेल्प करती है गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में और लोगों तक पहुंचाने में। इन सोसाइटीज़ के थ्रू भी हम लोगों को समझा सकते हैं। कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट आती है कोई स्कीम लेके, लेकिन फिर लोग रेजिस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है, यूजुअली आपने देखा होगा जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो यूजुअली इन्हीं सोसाइटीज़ के हेड्स को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि देखिए ऐसे मसला है, लोगों को गलतफहमी हुई है, या आप इस मसले को थोड़ा ठीक करने में हमारी हेल्प करें। और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम कितने, कोई भी टाइप हो सकता है। मैंने आपको बोला कि डिपेंड्स अपॉन द कि आप कहाँ जगह की बात करते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, और ये वर्ड ही बोलता है आपको जो हाउसिंग के साथ डील करेगा, जो मार्केटिंग के साथ डील करेगा। क्रेडिट यूनियंस भी होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के साथ डील करता है, जो क्रेडिट के साथ जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती है जब आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है जब प्रोड्यूसर्स होते हैं लोग, वो सोसाइटी बनाते हैं और अपने जो माल है वो कहाँ से क्या बेचना है इनका है। तो इन डिटेल आपको हम पढ़ाएंगे इन डिटेल, बट आज हमने क्या सोचा, हमने सोचा आप एक बार फिर से आपका जो ये कॉन्सेप्ट है मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बनाए। हमारी टीम का एक ही मोटिव है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक करेक्ट करके आए, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी वेरी हाई, वो सबको पता है। तो वी वांट दैट ईच एंड एवरीथिंग क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में ये लाइन लिखी है बस ये पढ़ेंगे आप। जब तक ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट पे होल्ड होगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डोंट टेक थिंग्स लाइटली। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सर ने आपको कल पढ़ाया है फीचर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो आज हम एक बस ऐसे ही पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहली बात ये है कि सर ने आपको कल डिस्कस कराया, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, पहली बात ये है कि इसका जो फीचर है वो वॉलंटरी सोसाइटी होती है, कोई कंपेल नहीं करता है। जब आप चाहेंगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको कभी लगता है आप लीव कर सकते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो सोसाइटी होती है वो ओपन होती है, फीमेल्स भी आ सकती हैं, कोई किसी भी रिलीजन के लोग आ सकते हैं, जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी कास्ट के लोग आ सकते हैं। तभी तो ये सोसाइटीज़ बन गई थी, किसी भी कास्ट, क्योंकि इंडिया में अगर बाकी स्टेट्स की बात करें वहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ ओपन टू ऑल। ठीक है, ये आपको कभी कभी आपको स्टेटमेंट्स में ये भी दिया जाएगा इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड फॉर दिस कास्ट, नो इट इज़ नॉट, इट्स ओपन टू ऑल। ठीक है, दूसरा ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही फ़र्क है जो हम पहले खुद करते थे कि ये काम हम करेंगे इकट्ठे, वो का क्यों करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन।
ऐसा भी हो सकता है कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी गलत इलीगल काम में इन्वॉल्व हो जाए, तब गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ठीक है। और पता भी चल सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकते, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का वो एक स्ट्रक्चर बना के होगा तो इजी होता है गवर्नमेंट के लिए भी, या कोई स्कीम ही देनी होगी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जब ये रजिस्टर करके होगी तो तभी तो ये गवर्नमेंट की लिस्ट में भी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है अगर नए लोग भी आएंगे या पुराने लोग चले जाएंगे इस एसोसिएशन से, सोसाइटी से, फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसकी जो लायबिलिटी होता है कि आप कर्जा कितना है, लिमिटेड होती है, ये नहीं है कि बस आप वहाँ से भी लोन लेंगे यहाँ से, क्योंकि जो ये मेंबर्स होते हैं ये खुद ही देते हैं, इसमें वो उनकी कैपिटल रहती है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि फिर एक सोसाइटी के मेंबर को कोई ज़रूरत पड़ेगा तो उसको देते हैं। ये हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये इकोनॉमिकल हेल्प करते हैं एक दूसरे को, छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करके भी, ठीक है। ये खुद ही क्या करते हैं, ये खुद ही इलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं खुद ही मेंबर्स को, ये इलेक्ट करते हैं। हर एक आदमी जो है इसमें, हर एक आदमी के पास एक वोट होता है, वो वोट करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, उसमें क्या बन जाते हैं वो मैनेजिंग कमेटी बन जाती है इसकी सोसाइटी की। तो ये नहीं है कि कोई दूसरे कास्ट का है वो वोट नहीं कर सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क किस प्रिंसिपल पे करती है, म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। मेन जो इसका मकसद ही है वो वेलफेयर है, लोगों की भलाई है, ठीक है। वेलफेयर ही इसका मकसद है, मेन प्रिंसिपल उसी चीज़ के लिए तो बनी हुई है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल हेल्प। आप हर एक इसमें एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना अच्छा काम किया है, इसका सरप्लस जनरेट होता है कि एक्सेस कुछ आपको मिला, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग मेंबर्स। इनने पहले ही लॉज बना के रखे होते हैं कि अगर हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हमारे पास सरप्लस आया, कि पहले हमने बोला अगर प्रॉफिट हुआ तो हम जमा रखते हैं सोसाइटी में, अगर बहुत ज़्यादा हुआ, सरप्लस हुआ, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से करेंगे, वो लॉज पहले ही बना के होते हैं। जब भी कोई सोसाइटी में आता है वो उस लॉज को अबाइड करता है, साइन करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, जो ये सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं, इन सोसाइटीज़ के डील करना, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नहीं करेगा, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर तो नहीं करेगा ना, तो इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स बना के होती हैं, वही सारा कुछ देखते हैं। उसको ऑब्वियसली इनको सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कभी कभी इन्वेस्ट करता है इन पे, ठीक है। तो वो क्या करता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसका भी रोल हम देखते हैं। ये करता है ग्रांटिंग स्टेट एड टू कोऑपरेटिव्स अंडर वेरियस स्कीम्स। बहुत सारी स्कीम जो होती है स्टेट की, तो ये एड देता है कि जो मदद करता है स्टेट गवर्नमेंट, या कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी मदद करता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी सोसाइटी है, कितनी सोसाइटीज़ है, किस रिलेटेड सोसाइटीज़ है, वो मदद करता है उसमें। आप स्लाइड्स को खुद भी पढ़ लीजिए। ये रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्या ये उन रूल्स और रेगुलेशंस को अबाइड करती है जिनके अंडर ये बनी हुई है। ये ऑडिट करता है इनको, अकाउंटिंग सिस्टम को, क्या किसी गरीब के पैसे तो नहीं खाए इन्होंने। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ पावरफुल लोग हों और फिर वो गरीबों के पैसे खाएं, इस चीज़ को देखने के लिए भी ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। तो क्या करता है, और ये सुपरविजन और इंस्पेक्शन भी करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो यही काम होता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, यही हिसाब रखना होता है इनका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। और कभी क्या हो सकता है, डिस्प्यूट्स भी अराइज हो जाए, वो डिस्प्यूट्स भी सेटल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ही कराता है, और फिर ऑर्डर देता है या अवार्ड्स भी देता है किसने कितना काम किया है, ठीक है। देखो अगर कोई क्या करता है काम, अच्छे से रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, एफिशिएंटली नहीं चलाएगा, या कुछ गड़बड़ इनको लगेगा इसमें, कुछ या ट्राइंग टू ट्रैप एनीबॉडी, या ऐसे इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पे फेल है, फॉल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो उन सोसाइटीज़ को बंद कराते हैं, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट इसीलिए है कि वो मॉनिटर करे इन सारी सोसाइटीज़ को। वो कभी कभी ऑफिसर्स को भी डिप्यूट करते हैं फॉर देयर एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को असिस्ट करता है कि आपको पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स कैसे बनानी है, क्योंकि इन्होंने रीड किया होता है ना, इन्होंने फील्ड वर्क किया होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, तो फिर ये असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को भी। और क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, एजुकेट करते हैं, पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं इनको प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है
एक्ट जो हमने पढ़ना था, लेकिन मुझे लगा बेहतर कि पहले आपका एक बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए पहले इंट्रोडक्शन पे। तो क्योंकि अभी टाइम भी है और मटेरियल तो हर एक जगह मिलता है, सो इट्स नॉट कि आपको मटेरियल की प्रॉब्लम है, नहीं, बस आपको यू नीड टू हैव अ गुड होल्ड। ठीक, चलिए अब जो आज का जो हम मेन टॉपिक था हमारा, इसका भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। पहला जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है इस एक्ट का, बिल्कुल सिलेबस में देखे हैं ये, द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989, एक्ट नंबर 10 ऑफ 1989। ये इसका कभी कभी एक क्वेश्चन में आ सकता है आपको, शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, शॉर्ट टाइटल यही है, इसका नाम है ये वाला जो स्लाइड है, आप इसको बिल्कुल देख लीजिए, कोई नोट करना चाहेगा कर लीजिए, लेकिन हम आपको ये PDF के फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद लॉन्ग टाइटल होता है, एक्ट का पहले शॉर्ट टाइटल होता है, नेम होता है, उसके बाद लॉन्ग टाइटल होता है, उसमें लिख के होता है थोड़ा सा ज़्यादा ही इन डिटेल। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to cooperative societies in the state with a view to providing for the orderly development of the cooperative movement in the state in accordance with the directive principles of state policy enunciated in the constitution of Jammu and Kashmir। देखिए जब ये एक्ट आया, ये आया 1989 में, दैट मीन्स बहुत पहले, हमारा अब स्टेट नहीं रहा, लेकिन जब पहले हमारा स्टेट था तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग था जम्मू एंड कश्मीर का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बिल्कुल जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, DPSP जिनको हम बोलते हैं, हमारी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो थे। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है जब कल सर ने भी पढ़ा है, जब अमेंडमेंट हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंक्लूड हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही आ गई। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही एक पावर देने के लिए ये लॉन्ग टाइटल हमें क्या बोलता है कि ये एक्ट जो हमने लाया है, इससे पहले जो एक्ट्स थे कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना है, और इस इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक ऑर्डरली डेवलपमेंट देने के लिए हमने ये एक्ट लाया है। तो अंदर जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे वो उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसने चेंजेस लाई थी और क्या डेवलपमेंट इसने लाई थी। ठीक है, क्योंकि इस अमेंडमेंट तभी आती है जब टाइम के हिसाब से हमें नीड लगेगा कि हमें अपडेट करना चाहिए अब। तो ये इसका लॉन्ग टाइटल है। इसका टाइटल क्या है कि कंसोलिडेट करना और अमेंड करना लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि एक ऑर्डरली मैनेजमेंट में चीज़ें लाना, अब और अच्छे से इसको लाना, तो तभी ये एक्ट उस टाइम पे आया है 1989 में। और ये बोलता है कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP उनको बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे, क्योंकि वही डील करते हैं किसके साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ, उन्हीं के इसमें रिलेशन में ये एक्ट आया था। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वी विल सॉल्व दैट कन्फ्यूजन, वी विल क्लियर दैट कन्फ्यूजन। जो एक्ट का, इस एक्ट का देखिए ये एग्ज़ाम ऐसा है कि अभी किसी को नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह का आ सकते हैं परफेक्टली, तो किसी को नहीं पता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। इस एक्ट का जो ID था, इस एक्ट का ID है 198910। इस एक्ट का कौन सा ID है, 198910, क्योंकि 10th एक्ट था और ईयर ये था, इसलिए ये ID है इसका। ठीक, एक्ट नंबर कौन सा है, ये एक्ट नंबर 10 है। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इनेक्टमेंट डेट होता है कब ये एक्ट बना, ये बना 8 जुलाई 1989, दिस इज द डे, दिस इज द मंथ एंड दिस इज द ईयर, 8/7/1989, 8 जुलाई 1989। एनफोर्समेंट डेट, फोर्स में कब आ गया, 11 जुलाई 1989। टाइप स्टेट, दैट मीन्स ये जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट था, इसका मतलब ये है ये किस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए है। तब स्टेट थी तो इस पे तभी लिखा है टाइप स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहलाता है यहाँ पे, ये कि कौन सा यूनिट है इंडिया का, ये क्योंकि ये डिफरेंट जोन, छोटे छोटे इन यूनिट्स में ही है, तो ये स्टेट में था, यूनियन टेरिटरी तब नहीं था, स्टेट के लिए था। लोकेशन क्या थी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, जब जैसे आप सबको पता है। और ईयर कौन सा था, 1989 था, 1989। आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, गिव योर रेस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। एक्ट ईयर कौन सा था, 1989 था। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है, आई हैव जस्ट, ये मैंने बिल्कुल कहाँ से लाया है, जो बिल्कुल अपना टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है एक्ट का। ठीक है, तो इस वजह से आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके ये पढ़ लीजिए। आपको पता है जब भी कोई लॉ बनाना होता है,
उससे पहले क्या होता है कि कोई पार्लियामेंट में अगर लॉ बनाना होता है या स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बनाना होता है, जो 2 हाउसेज होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, दोनों हाउसेज में अलग अलग से बिल पास होती है, या कंबाइंड में कभी जॉइंट सिटिंग में बिल पास होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में अलग अलग से बिल पास होती है। तो जब बिल पास होती है तब वो एक्ट नहीं बनता है। एक्ट कब बनता है? वो तब एक्ट बनता है जब गवर्नर अपना साइन करेगा, और यूनियन लेवल पे जब प्रेसिडेंट साइन करेगा और स्टेट लेवल पे जब गवर्नर साइन करता है तब ये एक्ट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989, एक्ट नंबर 10 of 1989, received the assent of governor on 8th July 1989 and published in the government gazette 11th July 1989। तो गवर्नमेंट का एसेंट, गवर्नमेंट का साइन कब मिला है, सॉरी गवर्नर का साइन कब मिला है? 8 जुलाई 1989, और गवर्नमेंट ने फिर पब्लिश किया है अपने गैजेट में 11 जुलाई 1989। तो जब भी कोई लॉ पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, जब तक गवर्नर अपना साइन नहीं देगा, एसेंट उसको बोलते हैं, एसेंट नहीं देगा, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। और वंस वो एक्ट बन गया फिर गवर्नमेंट क्या करता है? अपने गैजेट, गवर्नमेंट गैजेट में उसको नोटिफाई करता है, वो गैजेट में उसको पब्लिश करता है। ठीक है, तो पब्लिश कब किया गया है? 11 जुलाई 1989। उसके बाद क्या लिखा है? फिर से यही लिखा है कि ये एक्ट किसके लिए लाया है हमने? कंसोलिडेशन टू ऑर्डरली डेवलपमेंट देने के लिए। आप खुद पढ़ सकते हैं इसको, इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इसमें लिखा है कि It is enacted by the Jammu and Kashmir State Legislature in the 39th year of the Republic of India as follows। That means कि इंडिपेंडेंस के बाद 39th ईयर में ये एक्ट इन्होंने लाया है। देखिए, जब भी कोई एक्ट आता है ये हर एक एक्ट में इन डिटेल दिया गया होता है कि कैसे क्या काम करना है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के रिलेटेड एक्ट आता है, उस चीज़ के रिलेटेड डिटेल में वो बोलते हैं कि क्या क्या करना है, इस स्टेप पे क्या करना है, इस रिलेटेड क्या काम करना है, तो इन डिटेल डिस्कशन होता है। तो चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे आज। चैप्टर नंबर 1 में पहले छोटी छोटी चीज़ें देखी होती है। चैप्टर नंबर 1 में क्या देखे हैं? प्रिलिमिनरी में क्या देखते हैं? चैप्टर नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल इसमें लिखा है, एक्सटेंट लिखा है और कमेंसमेंट लिखा है। अब मैं पढ़ूंगी इसके प्रोविजंस। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इस एक्ट को क्या नाम दे, ये खुद ही इस एक्ट में लिखा है कि इस एक्ट को क्या नाम देना है? जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, दैट मीन्स इसी को हम शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। ये इस एक्ट में खुद लिखा गया है, इसको शॉर्ट टाइटल ये देना है, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989। एक्सटेंट, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लिखा गया है कि इसका असर कहाँ तक रहे, इसका फोर्स कहाँ तक रहेगा इस एक्ट का? ये रहेगा होल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर। और तब जम्मू एंड कश्मीर क्या था? 3 डिवीजन थे, लद्दाख भी था, जम्मू भी था और कश्मीर भी। तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होगा? होल जम्मू एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यही लिखा है इसमें ये एक्सटेंड में। कमेंसमेंट, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट गैजेट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। देखिए, मैंने बोला एनेक्टमेंट होता है कि एक्ट बनाना, एनफोर्समेंट हो गया कि कब ये फोर्स में आ जाएगा। ये फोर्स में कब आता है? जब गवर्नमेंट इसको पब्लिश करता है। जब भी गवर्नमेंट इसको पब्लिश करता है तब ये पब्लिक में आ जाता है। तो इसमें ये भी लिखा गया है कि ये फोर्स में कब आएगा? उसी डेट पे आएगा जिस डेट पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा अपने गवर्नमेंट गैजेट पे ये एक्ट करेगा, ये एक्ट पब्लिश होगा। तो उसी डेट पे क्या है? एनफोर्स हो जाएगा। वही इसका एनफोर्समेंट डेट है, और हमें पता है एनफोर्समेंट डेट क्या है? वो है 11 जुलाई, और एनेक्टमेंट डेट क्या है? वो 8 जुलाई है 1989। आई होप सबको समझ आया होगा। और इसके बाद क्या लिख के है इस एक्ट में? बेसिकली जब तब एक्ट्स आते थे तो कुछ एक्ट्स आते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। और जब भी एक्ट आता है ये लॉ की लैंग्वेज में लिखा होता है, लेमैन ऐसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं लिख के होता है। तो इस एक्ट में क्या दी गई है? डेफिनेशंस दी गई है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं उस वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ ये इस कॉन्टेक्स्ट में रखना है। किस कॉन्टेक्स्ट में? जो इन्होंने डिफाइन किया है। देखिए, पहले इनने बोर्ड का बोला है। बोर्ड मीन्स गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी इज इंटरेस्टेड। तो बोर्ड हो गई गवर्निंग बॉडी सोसाइटी की। अब हम और कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते इसकी। बोर्ड यहाँ पे मतलब होता है गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, जिसको जब ये गवर्निंग बॉडी को क्या करते हैं? मैंने बोला सोसाइटी, जो गवर्निंग बॉडी की बोर्ड होता है उसी को ये दिया गया होता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इसको डायरेक्ट देना और कंट्रोल करना मैनेजमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड का मतलब भी होता है गवर्निंग बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
दूसरा बाई लॉ मीन्स बाई लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स अमेंडमेंट्स देयर टू विच हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बाई लॉ मीन्स होते हैं कि जो जब ये एक्ट फोर्स में आया इस टाइम जो भी लॉज या कुछ और जैसे कोई एक्ट आता है उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, तो जो भी लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो इसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड जो बाकी लॉज लाए गए हैं, कुछ छोटे लॉज कुछ बड़े लॉज या कुछ भी अमेंडमेंट्स जो लाई गई हैं, जो भी फॉर एग्जाम्पल इसमें बातें बोली गई हैं, उनको एक इफेक्ट ऑफ लॉ होता है क्योंकि जो भी इस एक्ट में होगा वो तो लॉ का ही काम करेगा क्योंकि वो खुद नहीं आया है, वो एक अमेंडमेंट होके आया है, वो एक थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर आया है। तो उसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे जैसे भी कोई भी प्रोविजन होगा वो एज उसका फोर्स क्या होगा, एज अ फोर्स लॉ का फोर्स होगा बराबर। चीफ एग्जीक्यूटिव किसको हम बोलते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट लेवल फेडरेशन सेंट्रल सोसाइटीज और प्राइमरी सोसाइटी बाय व्हाटएवर डेजिग्नेशन कॉल्ड हु शैल आल्सो बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड अदर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं यहाँ पे ये बोर्ड का भी मेंबर होगा या बाकी कमिटीज़ का भी मेंबर होगा, वो कमिटीज़ जो इसी बोर्ड ने बनाई होगी। तो ये कोई आउटसाइडर नहीं होगा, ये बिल्कुल कमेटी का भी मेंबर होगा और बाकी कमिटीज़ का भी मेंबर होगा जो इस बोर्ड ने बनाई है। और इसका प्राइमरी सोसाइटी बाय डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, हम आगे पढ़ेंगे कैसे प्राइमरी सोसाइटी होती है और फिर इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटीज़ होती है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे होता है ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या होना चाहिए, इसका भी मेंबर होता है और जो इसी बोर्ड ने दूसरी कमिटीज़ बनाई होती है उसका भी मेंबर होता है, ठीक है। एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है। कमिटी मीन्स गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू होम द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज एंट्रस्टेड। अब देखिए बोर्ड को कंट्रोल एंड डायरेक्शन होता है, पहले ही डेफिनेशन में हमने पढ़ा, लेकिन पहले डेफिनेशन में क्या पढ़ा हमने, बोर्ड के बारे में पढ़ा, बोर्ड के बारे में भी पढ़ा, गवर्निंग बॉडी है लेकिन उसको क्या होता है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कमेटी गवर्निंग बॉडी ही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लेकिन इसको मैनेजमेंट की सारी चीज़ें संभालनी होती हैं, ठीक है। इसको मैनेजमेंट की जैसे बोर्ड को डायरेक्शन एंड कंट्रोल करता है किसको, इसी मैनेजमेंट को, लेकिन इस जो कमेटी होती है इसको मैनेजमेंट का सारा अफेयर चलाना होता है, जिम्मेवारी इसी पे होती है मैनेजमेंट की, ठीक है। फिर इनको क्या करता है, बोर्ड इनको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे चीज़ें रखो, ऐसे मैनेज करो, ठीक है। दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन ये किस रिलेटेड होती है, बैंकिंग बिजनेस। जैसे हमने क्रेडिट यूनियंस पढ़ी, बैंकिंग बिजनेस के लिए होती है। ये कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन ये किस रिलेटेड होती है, कोऑपरेटिव बैंक। आपको पता है कोऑपरेटिव बैंक में जो लोग डिपॉजिट करते हैं ना, वो मेंबर भी बन जाते हैं उनके, और उनके पास राइटिंग वोट भी होता है ना, वोटिंग राइट भी होता है, सॉरी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन ये किसके साथ डील करती है, बैंकिंग बिजनेस के साथ, एक एज अ बैंक रहता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। बहुत सारों को पता होगा बैंक अभी भी है, बहुत सारी लोकेलिटीज़ में थे बैंक्स ऐसे। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आप MCQ क्वेश्चन, मैं देखूंगी आपको कितना समझ आया, ठीक है। यू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 1 man 1 vote, नो वोट, मल्टीपल वोट्स, 1 share 1 vote। अगेन मैं पढ़ती हूँ, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज 1 man 1 vote, नो वोट, मल्टीपल वोट्स, 1 share 1 vote। चूज अ करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है, वी आर हियर टू क्लियर दैट कन्फ्यूजन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।